हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ यूपी टीजीटी और पीजीटी के संबंध में इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और इससे भी पहले मैंने आपके लिए पीजीटी और टीजीटी के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दिए हैं, जिसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हमारा, एक प्रबंध में 2-2 ग्राम के 4 कण क्रमशः 3, 2, 0, 1, -1, 0, 0, 0, 0 एंड -1, 1 और 0 निर्देशांक बिंदुओं पर रखे गए हैं। मूल बिंदु से गुजरने वाली z अक्ष के सापेक्ष प्रबंध का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो आपको जो जड़त्व आघूर्ण निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो z अक्ष के सापेक्ष निकालना है। तो ये जो है आपका z अक्ष के सापेक्ष है, तो इसलिए अगर हम इसको देखें तो हम देखिए, तो अगर हम इसके लिए निकालें तो ये z अक्ष के सापेक्ष हमारा हो जाएगा m1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पर 4 कण हैं, m1 ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, फिर ये m2 x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, m2 x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस m3 x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, और चौथा होगा m4 x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर। और जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, m1 की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर m1, m2, m3, m4, इन तीनों चारों की जो वैल्यू है वो आपके पास में 2 ग्राम, 2 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 2 × 10⁻³ किलोग्राम। और यहाँ से x1, x2, x3, x4 की वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू रखने के बाद में सॉल्व करने के बाद में हमारा जो z अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण आएगा उसकी वैल्यू आएगी 34 यूनिट। ये इसका हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नत तल पर एक गोलीय कोश प्रथम अवस्था में लुढ़कता है तथा द्वितीय अवस्था में बिना लुढ़के फिसलता है। दोनों अवस्थाओं में उसके जो त्वरण होंगे उनका अनुपात कितना होगा। तो देखिए, अगर मैं इसका निकालूं मान, तो अगर जो गोला है ना, गोला अगर ये लुढ़कता है, तो इसके लिए हमारा जो रोलिंग जो एक्सेलेरेशन होगा AR, उसकी वैल्यू होती है 3/5 g × sin थीटा, ये इसका मान होता है। और अगर केवल ये स्लाइड करता है तो स्लाइड के लिए इसका मान होता है g sin थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद कर रखने पड़ेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। और अगर मैं यहाँ से 1/2 करूँ, एक में 2 से डिवाइड लगाऊँ, तो मेरा ये AR/AS की जो वैल्यू होगी वो होगी 3/5। तो हमारा जो अनुपात होगा 3:5 होगा। इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि अति सघन तारे एक चक्कर पर सेकंड की दर से घूर्णन करते हैं, एक चक्कर पर सेकंड की दर से घूर्णन करते हैं, यदि तारे की त्रिज्या 20 किलोमीटर हो, तो तारे के भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का त्वरण होगा। भूमध्य रेखा पर इसका त्वरण कितना होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे निकलेगा इसका आंसर। तो देखिए, जो n का मान दे रखा है, आवृत्ति उसकी एक चक्कर पर सेकेंड इसकी फ्रीक्वेंसी है, और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है आपकी वो 20 किलोमीटर है। किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूँ तो 20 × 10⁻³ इतने मीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। और यहाँ से अगर मैं इसका मान निकालूँ तो A = होता है हमारा R ओमेगा स्क्वायर,
ओमेगा स्क्वायर आर, और आर की वैल्यू आर रखी है, ओमेगा को हम लगा देते हैं 2 पाई, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, इसका होल स्क्वायर करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी आर इंटू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू लगाऊँ तो ये हो जाएगी 20 किलोमीटर, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ 4 पाई स्क्वायर का मतलब हो गया पाई 3.14 का होल स्क्वायर 9.86 इंटू एन का मतलब 1 का स्क्वायर 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आता है यहाँ से निकल कर, इसकी वैल्यू निकल के आती है 8 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 8 इंटू 10⁵, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा 300% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि घूर्णन गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके कोणीय संवेग में परसेंटेज वृद्धि होगी। कोणीय संवेग में कितना परसेंटेज की वृद्धि होगी, यानी कि जे के मान में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखिए अगर हम देखें इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है J²/2I, आई इसका जड़त्व आघूर्ण है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि J² की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है आपकी 2 टाइम्स ऑफ I इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से देखा जाए कि J का मान जो होता है वो समानुपाती होगा √ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, और यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालें तो J2/J1 की जो वैल्यू होगी वो होगी √ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2 बाई काइनेटिक एनर्जी 1, ठीक है ना, ये इसका मान होगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है इसकी। तो हमको दे रखा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी में 300% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी पहले हमारी KE1 है तो यहाँ पे 300% की वृद्धि, यानी कि KE1 तो इतना मान रहा ही, और 300% की वृद्धि यानी कि 3 गुना इसका मान और बढ़ा दिया गया, अपॉन काइनेटिक एनर्जी हो गई यहाँ 1। और देखिए इसके नेक्स्ट पेज पे इसका मान रखते हैं, तो ये हमारा हो गया J2/J1, J2/J1 का जो मान हो गया वो √ हो गया हमारा 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1। ये कैंसिल आउट हुआ तो ये हमारा हुआ 2:1, J2/J1 का मान 2:1 हो गया। और J के परसेंटेज वृद्धि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा J2 माइनस J1/J1, परसेंटेज वृद्धि का ये फॉर्मूला इंटू 100, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं सेपरेट डिवाइड लगा दूँ J2/J1 -1 इंटू कर दूँ इसका 100, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा इसका J2/J1, इसकी वैल्यू तो हमारी 2:1 -1 इंटू 100। तो हम देखते हैं इसका जो मान आता है वो हमारा आता है 100%। तो कितने % की वृद्धि हो जाएगी, इसका कोणीय संवेग में 100% की वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, बल F के प्रभाव में गति कर रहे कण के विस्थापन व समय में निम्न संबंध है, T = √x + t, जहाँ t सेकंड में तथा x मीटर में है। उस समय कण का विस्थापन क्या होगा जब उसका वेग 0 हो। कण का विस्थापन पूछा है आपसे जब वेग का मान 0 होता है। और देखिए क्वेश्चन ये है हमारा, स्टार्ट करते हैं। तो हमको जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है T = √x + 3, है ना। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसका मान निकालूं तो x पर लगा हुआ रूट, यानी कि इसका मान हो गया 1/2, और ये हो गया आपका प्लस का 3, ये हमारा हो गया t। और अगर मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ क्योंकि मुझे वेग चाहिए यहाँ पे, तो ये हो गया dt = 1/2
डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में इसका मान हो गया माइनस के 1/2 करने के बाद में इसका 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। अगर इसको सॉल्व करूँ मैं और देखो dx अपॉन dt करें, इसको इसके नीचे ले जाएं, अगर हम इसके नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt और ये हो जाएगा 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ x की पावर, ये हो जाएगी प्लस की हाफ, प्लस का ये हो गया हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है? रूट होता है इसका मतलब। और वेग हमको, ये जो वेग है हमको, ये हमको दे रखा है कि वेग का मान 0 है, तो उसको रख दिया मैंने 0, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मान निकल के आता है x की वैल्यू होती है 0, यानी कि इसका मान जब 0 होगा तो वेग का मान 0 होगा। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, u इक्वल टू 8x² माइनस 4x प्लस 400 जूल वाले विभव क्षेत्र में एक कण गति करता है, उसकी साम्यावस्था है। तो साम्यावस्था आपसे पूछी कि साम्यावस्था कब होगी, तो देखिए साम्यावस्था का जो मान होगा वो ये होगा कि भाई जो एनर्जी का मान है वो दूरी के साथ में वो चेंज हो ही ना, मतलब परिवर्तन ना हो इसका, तो साम्यावस्था होती है। तो अगर मैं इसको चेंज, इसका जो डिफरेंशिएशन कर दूं, है ना, इसका जो फंक्शन है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो देखिए इसका मान डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमारा आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 2 16, 16x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर निकालें तो 16x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू हो जाएगा 1/4, इसका मान हो गया 1/4, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है 0.25 मीटर, इसका साम्यावस्था में इसका जो विस्थापन होगा ये इतना होगा। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है वीटी वक्र चित्र अनुसार है, बल द्वारा किया गया कार्य किस मार्ग द्वारा व्यक्त होता है। कार्य जो होता है वो किस मार्ग द्वारा व्यक्त होता है। तो देखो अगर मैं बताऊं, इसका जो है वीटी ग्राफ हमको दे रखा है, तो वीटी ग्राफ में अगर मैं वैल्यू देखूं तो देखो कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, तो वर्क होता है मेरा, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं इसमें वेलोसिटी की फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करूं तो देखिए F इक्वल टू, F को तो F रखिए और S ये, और T का इंटू T से डिवाइड लगा देते हैं, T से इंटू T से डिवाइड, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वेग। तो कार्य क्या होगा, कार्य होगा F V और T। तो कार्य कब होगा, कार्य तब होगा जो V और T ये दोनों परिवर्तित हों, V और T दोनों के मान परिवर्तित होंगे तो उस जगह पे हमारा कार्य होगा। और इस वाले ग्राफ में अगर हम देखें V और T किस जगह पर चेंज हो रहे हैं, तो हम देखेंगे कि V और T जो होगा वो यहाँ से P से Q के लिए V और T चेंज हो रहा है। V और T यानी कि हर बिंदु पर वेग और समय, देखो समय के मान अलग अलग हैं, वेग और समय के मान अलग अलग हैं, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो P से Q के लिए, P से Q के लिए यहाँ परिवर्तन होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आगे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। थैंक यू।